मेरी जांच करने आए डॉक्टर अमन ने कोमल स्वर में कहा, अनु, बेहोश हो जाने से पहले तुमने जो भी महसूस किया था उसे अपने शब्दों में मुझे बताओ। डॉक्टर अमन के अलावा मेरे पलंग के इर्द गिर्द मेरे सास ससुर, ननद नेहा और मेरे पति नीरज खड़े थे। इन सभी के चेहरों पर जबरदस्त टेंशन के भाव पड़कर मेरे लिए गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रखना आसान हो गया। सर, मम्मी जी मुझे किचन में कुछ समझा रही थी, बस अचानक मेरा मन घबराने लगा। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश करी, पर तबीयत खराब होती चली गई। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाया। इसके बाद मुझे अपने और हाथ में पकड़ी ट्रे गिरने तक की बात ही याद है। मरियल सी आवाज़ में मैंने डॉक्टर को जानकारी दी। तुमने सुबह से कुछ खाया था? जी, नाश्ता किया था। पहले कभी इस तरह के चक्कर आए हैं? जी नहीं। उन्होंने कई सवाल पूछे, पर मेरे चक्कर खाकर गिरने का कोई उचित कारण नहीं समझ सके। मेरे ससुर से बस उन्हें यह काम की बात ज़रूर पता चली कि मेरी सास उस वक्त मुझे कुछ समझाने के बजाय बहुत ज़ोर से डांट रही थी। इसे गर्म दूध पिलाइए, कुछ देर आराम करने से इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ है। अब ऐसी कोई बात ना करें जिससे इसका मन दुखी या परेशान हो। ऐसी हिदायत देकर डॉक्टर साहब चले गए। उन्हें बाहर तक छोड़कर आने के बाद मेरे ससुर जी कमरे में लौटे और मेरी सासू से नाराज़गी भरे अंदाज में बोले, बहू के साथ डांट डपट ज़रा कम किया करो, उसके पीछे पड़ना नहीं छोड़ोगी तो यह बिस्तर से लग जाएगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो देख लेना, सब कहीं के नहीं रहेंगे। इससे फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है। जी, घर में गलत काम होते देखकर मैं तो चुप नहीं रह सकती हूँ, और मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। इसे यह गश खाकर गिर पड़ी। इसे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी सास ससुर पर गर्दा पड़ी। ससुर जी ने कमरे से जाने के बाद नीरज मेरा सिर दबाने लगे, साथ ही साथ मुझे टेंशन ना लेने के लिए समझाने भी लगे थे। मन ही मन उनके हाथों के स्पर्श का आनंद लेती हुई मैं कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में सोचने लगी। मुझे इस घर में बहू बनकर आए हुए अभी दूसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ था। शादी से पहले ही मुझे बहुत से लोगों ने बता दिया था कि मेरी सास का स्वभाव बहुत तेज है। तभी मेरी जेठानी उनसे तंग आकर अपनी शादी के 6 महीने बाद ही घर से अलग होकर किराए के मकान में रहने चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि सास ससुर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों के प्रेम विवाह में बहुत सी अड़चनें आई थीं। पंडितों ने मेरी कुंडली में 1000 दोष निकाल दिए थे और माता पिता फालतू के पैसे देकर दोष का निवारण कर रहे थे। मेरी सास ने तो एक ही वाक्य बोला था, नीरज को पसंद है तो और क्या देखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तब तो मुझे बाकी मैं संभाल लूंगी का मतलब समझ नहीं आया था, पर अब समझ आने लगा था। मेरी सास ने पहले दिन से ही मुझ पर अपना रौब जमाने का अभियान छेड़ दिया था। मेरे पहनने ओढ़ने, उठने बैठने और हंसने बोलने के ढंग में उन्हें कोई ना कोई कमी नज़र आती ही थी। उनकी अब तक की टोका टाकी तो मैं किसी तरह बर्दाश्त करती रही, पर आज तो अति हो गई। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाकर नहीं भेजा। हमारे पल्ले कैसी फूहट बहू पड़ी है। इसकी सुंदर शक्ल सूरत को अब क्या हम चाटें? यह नीरज भी ना जाने कैसे इसे पसंद कर बैठा। मेरी सास मुझे और मेरे मायके वालों को लगातार बेइज्जत किए जा रही थी और नीरज को भी कोसती जा रही थी। मेरी गलती बहुत बड़ी नहीं थी। आलू गोभी की सब्जी आंच पर रखकर मैं नहाने चली गई। मुझे ध्यान नहीं रहा और नहा कर आने के बाद मैं मोबाइल में लग गई। तब तक सब्जी जल गई। सासू जी वॉक से आकर लौटी तो मौका पाते ही मुझे व मेरे माता पिता को जमकर कहना शुरू कर दिया। मैं डाइनिंग टेबल से ट्रे में कप प्लेट रखकर ला रही थी जब मेरे सब्र का बांध टूटा तो मारे गुस्से से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। क्रोध से उबलता खून हाथ में पड़ी ट्रे को दीवार पर दे मारने के लिए मेरे मन को उकसा रहा था। अपने गुस्से को काबू रखने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। मेरे अंदर चल रही तूफान से अनजान
सासू जी लगातार बोले जा रही थी। मैंने अपनी नज़रों को फर्श पर गड़ा लिया। अगर मैं उनकी तरफ देखने लगती तो फिर कुछ भी अनहोनी घट सकती थी। यह मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी सास को उलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। उनके कड़वे तीखे शब्द सुनते ही हुए अचानक मेरा सिर बुरी तरह से भन्नाया और मैंने ट्रे जानबूझकर हाथों से छोड़ दी। कप प्लेट टूटने की आवाज़ ने मेरे मन में उठ रहे हिंसा के तूफान को कुछ कम किया। अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे लग रहा था कि तेज़ गुस्से को दबाने के चक्कर में मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसा शोर मचाते मेरे ससुर जी और नेहा नीरज भागते हुए रसोई में पहुंच गए। मेरी सास की समझ में कुछ नहीं आया। वे हक्की बक्की सी मेरी तरफ देख रही थी। टूटे कप प्लेट देखकर मुझे भी अब घबराहट हो रही थी। इस कठिन समय में कॉलेज के दिनों में एक नाटक में किया अभिनय मेरे काम आया। फिर मैं अपनी सास के अन्याय को चुपचाप सहने को क्यों मजबूर हूँ? इसके पीछे भी एक कहानी है। गुस्से में किसी से भी भिड़ जाने की मेरी आदत से परेशान मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, अनु दफ्तर में जाकर शांत रही और तेरी नई बॉस खड़ूस है। तेरी सहेली कह रही थी तू उसके बिल्कुल मत उलझना, बस कुछ कहे तो तू पलटकर जवाब देना मत। जब शादी की बात हुई और मैं नीरज को बुलाकर लाई तो माँ ने एकदम से हाँ कर दी और फिर सब हमारे घर आए थे। वहीं माँ को पता चला कि नीरज के माँ बाप पहले उसी बिल्डिंग में रहते थे जहाँ मेरी मौसी रहती है। माँ ने मौसी से पता किया तो पता चला कि नीरज की माँ ज़रूर थोड़ी सी तेज तर्राक है, पर ना उन्हें रीति रिवाजों के ढकोसलों से मतलब है और ना ही दहेज से। माँ ने कहा भी था तेरी सास भी तेरी बॉस की तरह गुस्से वाली है। मैंने कहा माँ, क्या मेरी बॉस से कोई लड़ाई हुई? यहाँ भी संभाल लूँगी। माँ तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। अगर मेरी सास शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। नाजायज़ दबाया जाना मैं ना यहाँ बर्दाश्त करती हूँ ना वहाँ करूँगी। मैं निडर लापरवाह अंदाज में ऐसा जवाब देती तो मेरी माँ की आंखों में गहरी चिंता के भाव उभर आते। मगर मेरी शादी से महीना भर पहले ही उन्हें दिल के हल्के से दौरे का शिकार बना दिया। इस अवसर का पूरा फ़ायदा उठाते हुए माँ ने आईसीयू में पलंग पर लेटे हुए मुझसे एक वचन ले लिया था, अनु तेरी मुझे बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तू अपनी ससुराल में बहुत सुखी रहे। बेटी, मेरे मन की शांति के लिए मुझे वचन दे कि तू अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देगी, उनके सामने कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करेगी। माँ के स्वास्थ्य को लेकर उस वक्त मैं बहुत भावुक हो रही थी। बिना सोचे समझे मैंने माँ को अपनी भावी सास के साथ कभी सीधे ना टकराने का वचन दे दिया। इंसान गलत बात का विरोध ना कर सके तो ज़्यादा परेशान रहता है। सासू जी की सही गलत डांट फटकार को माँ को दिए वचन के कारण मजबूरन खामोश रहकर सहना मुझे भी बहुत परेशान और दुखी कर रहा था। यह बात गलत है कि चुप रहने से टेढ़ी सास का उसके साथ दुर्व्यवहार कम हो जाता है, पर मेरी खामोशी ने मेरी सास को मुझे और मेरे माता पिता का अपमान करने की खुली छूट दे दी। आज की घटना हम सबके लिए नई थी। मैं मानसिक तनाव के कारण बेहोश हो गई। इस गलत सोच के चलते सारा दिन सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा। सासू जी ने मुझे पूरा दिन पलंग से उतरने नहीं दिया। ससुर जी मेरी कमज़ोरी दूर करने के लिए बाज़ार से 2 डब्बे जूस के लेकर आए। नीरज लगातार मेरे पास बैठे मुझे प्यार से निहारते रहे थे। कोई इंसान आसानी से अपना मूलभूत स्वभाव बदल नहीं सकता। कोई 3-4 दिन सब ठीक ठाक चला, पर फिर मेरी सास ने अपने पुराने रंग में लौटना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक उन्होंने हिचकिचाते से अंदाज में मेरे साथ पुराने अंदाज में टोका टाकी शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा कि मैं सही सलामत हूँ तो उन्होंने गियर बदला और मेरे साथ उनका व्यवहार फिर से पहले जैसा खराब और गलत होने लगा। मुझे खासकर तब बहुत गुस्सा आता जब वे मौका मिलते ही मेरी पुरानी गलतियों का रोना शुरू कर देती। पता नहीं मुझे बात बेबात शर्मिंदा और बेइज्जत करने में उन्हें क्या मज़ा आता था। माँ को दिए वचन ने एक तरफ मेरा मुंह सिला हुआ था और दूसरी तरफ सासू जी के जहरीले शब्दों ने मेरी सुख शांति नष्ट कर दी थी। तब बहुत तंग होकर मैंने एक रात अपने आप से कहा कि अनु ऐसे काम नहीं चलेगा। चींटी को दबाओ तो वह भी काट लेती है। तूने अपना बचाव नहीं किया तो पागल हो जाएगी।
अगले दिन ड्राइंग रूम और रसोई की साफ सफाई को लेकर सासू जी ने मुझे शाम को डांटना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मैं चुपचाप सब सुनती रही। फिर चाय की ट्रे पकड़े हुए मैंने डाइनिंग रूम में प्रवेश किया और अचानक झटके से रुककर पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी नज़रें फर्श पर की तरफ झुकी थी। पूरे बदन में हल्का सा कंपन होता दिख रहा था। इस कारण ट्रे में रखे कप प्लेट आपस में टकराकर आवाज़ करने लगे। उस वक्त वहां घर के सारे सदस्य मौजूद थे। मेरी अजीब सी मुद्रा देखकर उन सभी को मेरे अचानक बेहोश हो जाने वाली घटना याद आ गई होगी। तभी नेहा ने भागकर मेरे हाथ से ट्रे ले ली और ससुर जी ने जोर से डांटकर मेरी सास को चुप करा दिया। नीरज ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बैठाया। मैं सिर के सहारे गुमसुम सी बैठी रही। कैसा महसूस कर रही हो? मेरी सास को छोड़कर हर व्यक्ति मुझसे बार बार यही सवाल पूछ रहा था। मेरे ससुर ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखकर पूछा, बहू चक्कर तो नहीं आ रहे? क्या डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने इनकार से सिर हिलाया और बड़े दुखी और अफसोस भरे लहजे में बोली, पापा मैं मम्मी को बहुत दुख देती हूँ। मैं बहुत फूहड़ हूँ। मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फूहड़ नहीं हो। अरे धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। अपने आप में किसी तरह की टेंशन मत रखो, ससुर जी ने मुझे कोमल स्वर में समझाया। मैंने सासू जी की तरफ देखते हुए भावुक अंदाज में डायलॉग बोलना चालू रखे। मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ मम्मी जी, पर मैं जब गलत काम कर रही होती हूँ, जब मेरा काम आपको अधूरा लगता है, तब उसी वक्त आप मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करती हैं? सांप के निगल जाने के बाद आप जब लकीर पीटते हुए मुझ पर गुस्सा होती हैं तो मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है। अपने आप से नफरत सी होने लगती है। फिर मुझे अपना सिर घूमता लगता है। जोर से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आप मुझे तब कितना भी डांट लो जब मैं काम गलत ढंग से कर रही होती हूँ, पर बाद में डांट खाना रोआसी सी होकर मैंने झटके से चुप होकर फिर मैंने अपने हाथ फैलाए तो मेरी सासू जी को आगे बढ़कर मुझे अपने बदन से लिपटाना पड़ा। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ससुर जी एकदम जोश से भरे उठे। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना बेवकूफ़ी है। आगे से इस पर घर के कोई भी अगर किसी भी कुछ समझाए या डांटे तो यह काम उसी वक्त हो जब काम चल रहा हो। बाद में गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए घर का माहौल खराब करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ससुर जी के विरोध में आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मेरी आंखों में नज़र आ रहे आंसुओं को देखकर मेरी सास का मन भी पसीजा और वे मुझे देर तक प्यार करती रहीं। सांप के निकल जाने के बाद लकीर मत पीटो, उसके दिन के बाद घर के अंदर यह वाक्य बहुत ज़्यादा बोला जाने लगा। कोई भी पुरानी बात उठाकर किसी से उलझने की कोशिश करता तो उसे फौरन यही वाक्य सुनाकर चुप करा दिया जाता। मुझे इन शब्दों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरा तो पत्थर की मूर्ति वाली मुर्दा बना लेना ही काफ़ी रहता और मेरी सास फौरन नाराज़गी भरे अंदाज में खामोश हो जाती थी। एक शाम उन्होंने मुझे सुबह देर से उठकर आने के लिए डांटना चालू रखा तो ससुर जी ने उन्हें जोरदार डांट मारी। मेरी इस घर में जो कोई इज्जत नहीं रह गई है उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। सासू जी ने अपने पति की नाराज़गी जाहिर करते हुए अचानक रोना शुरू कर दिया। जिंदगी भर मुझसे यह इंसान कभी ढंग से नहीं बोला, कभी मुझे प्यार नहीं दिया। यह शिकायत तब करना जब प्यार लेने देने का मौका सामने हो। मैंने तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर ना कर दिए हो तो कहना। अरे सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटना, यह आदत तू न जाने कब छोड़ेगी। ससुर जी ने इस मजाक पर जब हम सब ठहाके मारकर हंसे तो मैंने अपनी सासू जी का चेहरा पहली बार लाज शर्म से गुलाबी होते हुए देखा था। बहू आ गई है घर में, पर इनसे ये घटिया मजाक करना नहीं छूटे। सासू जी ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर मेरे पीछे मुंह छुपाकर खूब हंसी। उस दिन के बाद मेरी सास मेरी सहेली बन गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि लकीर ना पीटने के फॉर्मूले ने हम सब के आपसी रिश्तों को मधुर बनाकर घर के अंदर सुख शांति और हंसी खुशी को बढ़ा दिया है।